हेलो दोस्तों। तो आज है 15 जुलाई, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था एक डेली जो मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज हम लोग जो है ये जो मैं टॉपिक्स मैंने पिक किए हैं ये लगभग पेपर 1 और पेपर 2 के हैं। तो ये 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पेपर 1 का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक जेफेट एम्पलीफायर है और उसमें जो ड्रेन करंट है, दोस्तों आपका ड्रेन करंट है वो 4 मिली एम्पियर से आपका 6 मिली एम्पियर हो जाता है जब गेट वोल्टेज को हम जो है -3.8 वोल्ट से -3.5 वोल्ट करते हैं। तो हमें एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन बताना है। तो बेसिकली ड्रेन करंट कौन सा होता है, यहाँ पे ड्रेन करंट होता है, ये आपका गेट वोल्टेज है, ये आपका सोर्स है, ये आपको जीफेट में पता होगा। थोड़ा मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो वोल्टेज गेन कैसे निकलेगा? वोल्टेज गेन का आप लोगों को फार्मूला पता होगा। तो होता है -GM इंटू RD, जो RL होता है यहाँ पे। इसका जो भी आप नेट बनाओगे AC एनालिसिस, तो यहाँ पे जो जो भी आता है सर्किट में आएगा, इसका पैरेलल इसके साथ इंटू -GM आप कर दोगे, जो है आपका वो वोल्टेज गेन आ जाता है। काफ़ी सिंपल है। तो और GM होता है आपका डेल्टा ID बाई डेल्टा VGS, चेंज इन रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट अपॉन चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो सिंपली आप ये रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 1/150 ना। 150 कहाँ से आ गया? क्योंकि ये मिली में है, ये वोल्ट में है, तो इसको मिली वोल्ट में करके इसको डिवाइड कर लेंगे, तो वो 1/150 सीमेंस आ जाएगा आपका। और इसका जो है हम लोग AC मॉडल बनाएंगे। तो AC मॉडल कैसा होगा? एक आपका यहाँ पे सोर्स होगा VI, कैपेसिटर हट जाएगा और इसको आप इससे GM VGS से रिप्लेस कर देंगे, और जो है आपका ये 6 किलो में हो जाएगा, ये कैपेसिटर हट जाएगा, ये और ये जो आपस में आपके हैं RD और RL आपस में आपके पैरेलल में हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो दोस्तों, RD और RL पैरेलल में क्यों है? बेसिकली ये क्या करेंगे, कैपेसिटर को हटा देते हैं ना। कैपेसिटर आपका ये हटा, ये कैपेसिटर ये हटा, इसको आपने ग्राउंड कर दिया है, ग्राउंड 0 वोल्ट हो गया। तो ये 0 वोल्ट, ये और ये सेम वोल्टेज पे, क्योंकि कैपेसिटर एक्टिव नहीं है, प्लस ये आपका ग्राउंड पहले से है, तो ये दोनों 6 और 6 RD और RL यहाँ पे पैरेलल में लग जाएंगे। तो -GM RD पैरेलल RL हो जाएगा, ये वोल्टेज गेन आपका -20 आएगा। काफ़ी दोस्तों जो है आप 5 मिनट का क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में आप बहुत ही जो है पंक्चुअलिटी के साथ 5 मिनट में करके 12 नंबर आप आराम से ले सकते हो। दोस्तों मैं एक बार स्ट्रेटजी आपको, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं बता दूं, पहले पेपर में जो है, पहले पेपर में आप जो आपका प्रिपरेशन जैसे भी हो, आपको मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, ये दोस्तों 40 नंबर का आएगा। इसमें आप, बहुत छोटा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में वैरायटी नहीं होगी, कुछ ही फार्मूलाज हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। 40 नंबर इसके जो आप मटेरियल के इजीली स्कोर करो। कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या दोस्तों, बहुत लोग इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल मत छोड़ना। बहुत ईजी टॉपिक है। आपको तो आपने थोड़ी मोड़ी कोडिंग कॉलेज में की होगी, तो आप एक आध कोड लिखने को आ जाएगा, और बेसिक जो है डेफिनेशन टाइप का आ जाएगा, थोड़े मोटे छोटे मोटे न्यूमेरिकल। इसमें आप 30 से 40 दोस्तों आँख मूंद कर ला सकते हो, आँख बंद करके ला सकते हो 30 से 40 दोस्तों। मिला के कितना होगा, इसको मतलब मैं 30 ही मानता हूँ, तो 40 3 70 हो गए। अब आते हैं दोस्तों थोड़े से जो टफ टॉपिक हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये थोड़े से टफ लग सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप इसमें क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन भी करके जाओ, इजीली आप इसमें जो है 40 नंबर ला सकते हो इससे। और एक नेक्स्ट टॉपिक क्या ले लो आप, नेटवर्क, नेटवर्क क्वेश्चन भी, इससे भी आप जो है 40 नंबर ला सकते हो। ये 4 टॉपिक बहुत दोस्तों बहुत स्कोरिंग है। इनके क्वेश्चन आप कितने हो गए, 40 40 120,
इस 150 नंबर आपके जो है, ये सिर्फ 4 टॉपिक करते हो आप, सिर्फ ये 4 टॉपिक, तो आपके आराम से 150 नंबर आ जाएंगे दोस्तों। ये मैं लिख के देता हूँ। और बाकी बाकी जो है मेजरमेंट वगैरह थोड़ा टफ है, मैथ आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं की होगी तो उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। और आपका एक और टॉपिक हो गया EMFT, वो भी थोड़ा टफ है। उसमें से दोस्तों आप तीनों में से थोड़ा मोड़ा करके 50 नंबर भी लाओ, तीनों में से 50 नंबर लाना बहुत टफ नहीं है। आराम से आपके 200 नंबर पहले पेपर में आ गए, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर। मैं सेकेंड पेपर की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये फर्स्ट पेपर में आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, आप आराम से 200 नंबर ला सकते हो। चलो मैं सेकेंड क्वेश्चन पे जाता हूँ। ये आपका दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है और आपको वैल्यूज दी हुई हैं। ये VCC आपका ये 9 वोल्ट है ना। R1 आपका क्या है, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, R1 R2 RE है ना, ये तीनों रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। और आपको RC दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, आपको RL भी दिया हुआ है, आपको RS दिया हुआ है, सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। अर्ली वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट, बीटा 100 है। आपको DC बायस करंट IE निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, DC मॉडल बनाते हैं इसका, है ना, फिर देखते हैं आगे क्या है। तो इसका DC मॉडल बनाते हैं। तो DC में एक क्या होता है, यहाँ पे एक VTH होता है, RTH होता है, और इधर जो है आपका इसमें जो है ये देखते हैं कि RTH होता है, VTH होता है, और प्लस ये आपका इसको दोस्तों जो है ग्राउंड कर देते हैं, राइट। जो है ये आपका 9 वोल्ट यहाँ पे रहेगा इस केस में, ठीक है दोस्तों। तो जो है यहाँ पे इसको ये इधर वाला जो VCC होगा, ये कहीं ना कहीं ये इसको वोल्टेज डिवाइड रूल करके ये यहाँ पे अपीयर हो रहा है, प्लस ये वाला जो वोल्टेज DC वोल्टेज जो है आपका इधर वाला ये रहेगा। ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो इधर से काम खत्म। ये कैपेसिटर ओपन हो गया, इधर से काम खत्म आपका, है ना। नहीं आउटपुट लेना है तो ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर ओपन कर दिया, काम खत्म, ये भी सब काम खत्म, है ना। तो ऐसा कुछ बनेगा। 1.2 किलो ओम आपका क्या है, आपका जो है ये RE है ना, ये RE यहाँ पे अपीयर होगा और सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये दोनों जो है R1 और R2 ये RTH में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनका पैरेलल RTH बन जाएगा। और जो VTH जो होगा वोल्टेज डिवाइडर रूल से इतना हो जाएगा। तो सिंपली आप जो है KVL लगा के इस पूरे लूप में ऐसे घूम जाओ, है ना। इससे जो है आपका IB आ जाएगा, IB से आपका जो है IC आ जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको बीटा दिया है 100 टाइम्स IB, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर IE के लिए इन दोनों को जोड़ दो, आपका IE आएगा, एमिटर करंट आ गया। अब अगले पार्ट में चलते हैं दोस्तों। तो अगला पार्ट क्या है, if the amplifier operates between a source for which RS is equals to 10 kilo ohm and load of 2 kilo ohm, replace the transistor with its hybrid pi model and find the value of RI and voltage gain V output by Vs. Assume VB is equals to 0.7 volt, VT is equals to thermal volt। इसका जो है बेसिकली हमको हाइब्रिड पाई मॉडल बना के ये आउटपुट बाई VS निकालना है और इनपुट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RI निकालना है, ठीक है दोस्तों। इसका जो है हाइब्रिड पाई मॉडल बनाते हैं। हाइब्रिड पाई मॉडल जो है आपका यहाँ पे GM V पाई हो जाएगा, ये आपका जो है RE हो जाएगा, है ना। जो है कौन सा, जो ये 2.2 किलो ओम वाला यहाँ पे था ना, ये रहेगा। तो ये 2.2 किलो ओम हो जाएगा, ये आपका जो है कैलकुलेट होके आएगा यहाँ से। RO PA बाई IC होता है, RO जो है आपका अर्ली वोल्टेज बाई कलेक्टर करंट, ये आपका आ जाएगा 52.06 किलो ओम। ये जो है आपका आउटपुट वोल्टेज जिसके क्रॉस हम लोग ले रहे हैं, ये कितना दिया हुआ है
लोड वोल्टेज आर एल हमको 2 किलो ओम दिया हुआ है, इसके क्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं और आर पाई और आर टी एच ये सारा कैलकुलेट करके वी आउटपुट जो होगा आपका माइनस जी एम वी पाई, फिर तीनों पैरेलल में होंगे ना, तीनों का पैरेलल लेना पड़ेगा, तीनों का पैरेलल लिया हमने 1.0269 किलो ओम आ गया, किलो ओम में है। और जो है ये वी पाई कैसे रहेगा, आपको जी एम पता होगा दोस्तों, तो जी एम जो होता है वो आपका आर ई का इन्वर्स होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जब भी आप हाइब्रिड मॉडल बनाते हो तो जो है जीएम को हम लोग 1/RE लेते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको वी पाई का आइडिया नहीं है, जीएम 1/RE हो गया, आर ई आपको पता है। वी पाई कैसे निकलेगा दोस्तों, वी पाई आपका यहाँ से देख लेते हो, तो ये आपका वी पाई है, यहाँ पे आर पाई के क्रॉस जो है वी पाई होगा, तो इन दोनों का पैरेलल, और वी एस आपको सप्लाई वोल्टेज पता है, ये वक्त नहीं, कहाँ दिया हुआ है, अरे दोस्तों तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको गेन निकालना है ना, तो वी आउटपुट बाई वी एस सिंपली निकालना है, तो ये वी एस आप मान लो है ना, तो वी आउटपुट जो हो जाएगा आपका, ये वी आर ई की वैल्यू रखनी है हमने वी पाई, ये सब मल्टीप्लाई करके ये जो है आपका इतना आता है वी पाई जो हो जाएगा आपका, जैसे मैंने बताया वी एस से सारी वैल्यूज को पुट करोगे आप, इतना माइनस एट द एंड -8.134 वी एस हो जाएगा वी आउटपुट। तो वी आउटपुट बाई वी एस ये आपका गेन है, तो वी एस को आप उधर ले जाओ, गेन आपसे पूछा है, तो जो है आपसे वी आउटपुट पूछा नहीं, तो -8.134 आपका गेन आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस अब देखो बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको एक बार आपको करना पड़ेगा ऐसे सब कई सारे क्वेश्चन, तो जो है आप एग्जाम में तुरंत आप कर पाओगे। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है मॉस्फेट, आपको बताना है ड्रेन करंट आईडी और गेट टू सोर्स वोल्टेज बीजीएस दोनों के लिए लिखना है, डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट और इन्हेंसमेंट टाइप मॉस्फेट के लिए बताना है। ठीक है, थर्ड पार्ट इस फिगर से रिलेटेड है, ये दोनों पार्ट जनरल है। ठीक है, तो ये डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट हो गया। डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट के लिए ड्रेन करंट का फार्मूला होता है आई डी इक्वल्स टू आई डी एस एस वन माइनस बी जी एस बाई वी टेक स्क्वायर, और आई डी एस एस ये हाफ के एन डैश डब्ल्यू बाई एल जो विड्थ और लेंथ के रिलेशन होता है वी टी स्क्वायर ही होता है। के एन डैश आपका प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस है, वी टी आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। जो आई डी का जो है आप इसको देखते हुए वी टी जो है वी जी एस से आप बनाओगे, तो ये वी टी पे क्या होगा, जब यहाँ पे वी जी एस को वी टी लोगे आप, तो आई डी जो है आपका जीरो हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप वी जी एस को बढ़ाओगे तो ये टर्म्स कुछ पॉजिटिव होगा, फिर माइनस करके फिर स्क्वायर हो रहा, तो ये एट द एंड सब बढ़ेगा, तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, राइट। तो ये जब इधर होता है तो इसको डिप्लीशन मोड की तरह डिप्लीशन मोड बोलते हैं, इधर रहता है तो इन्हेंसमेंट मोड बोलते हैं, है ना, राइट। अगला इन्हेंसमेंट टाइप है, तो उसमें आईडी की इक्वेशन ट्रायोड रीजन में और सैचुरेशन रीजन में अलग अलग होती हैं। तो ट्रायोड में ये थोड़ी अच्छे से आई नहीं रही है, आईडी जो होता है के एन बी जी एस माइनस बी टी वी डी एस माइनस बी डी एस का स्क्वायर, के एन जो है आपका के एन डैश डब्ल्यू बाई एल है। ट्रायोड रीजन किसको बोलेंगे, जब वी डी एस आपका वी जी एस माइनस बी टी से कम हो, इसको बोलेंगे हम ट्रायोड रीजन। और ओवर ड्राइव रीजन जब हो वी जी एस माइनस बी टी के बराबर हो। ठीक है, सैचुरेशन रीजन का बोलेंगे जब वी डी एस आपका वी जी एस माइनस बी टी से ज़्यादा हो, तो इसको सैचुरेशन रीजन बोलेंगे। हाफ के एन वी जी एस माइनस बी टी का स्क्वायर ये इक्वेशन लगेगी, है ना। और ट्रायोड के लिए थोड़ी सी इक्वेशन बड़ी है, हाफ के एन वी जी एस माइनस बी टी वी डी एस माइनस बी डी एस स्क्वायर बाई टू। ठीक है,
अब इस इक्वेशन याद करना दोस्तों, फिर इक्वेशन पे डायरेक्ट कभी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं आपके मेंस में। अब जो है ये वाला कर लेते हैं, डिटरमाइन VDS फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। VDS आपको निकालना है, PG और एस सेम से कनेक्टेड हैं, दोनों एक ही वोल्टेज पे हो गए। आपको IDSS दिया हुआ है, आपको ये PP 20 वोल्ट दिया है, -4 वोल्ट दिया है, और कुछ दिया है नहीं दिया है। कैसे निकालोगे आप? एक IDS का फार्मूला होता है, IDSS 1 - PGS बाई PP का होल स्क्वायर से करके तो होता है ID इक्वल्स टू IDSS 1 - VGS बाई BP स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यूज को पुट करो, आपका ID और IDSS दोनों इक्वल होगा। क्यों क्यों इक्वल होगा? क्योंकि VGS आपका 0 है, यहाँ पे 0 रखोगे ना, 1 - 0 का स्क्वायर, तो ये ID और IDSS बराबर हो जाएंगे। VGS आपका यहाँ पे 0 है ना, आप देख सकते हो, दोनों बराबर हो गए। अब क्या करोगे? अब जो है दोस्तों, यहाँ से लेके रेज कर देता हूँ थोड़ा मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों चल दो आप, ठीक है। 20 - IDRD, VDS आपको पूछा ही है, VDS सिंपल आ गया, 20 - IDRD निकाल दो, फिर VDS हो जाएगा आपका। IDRD आपको जो है ड्रेन रेजिस्टेंस पता है ना? नहीं पता है? कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, नहीं ज़रूरत तो है। ID और RD कहाँ से आएगा? IDRD आपका दिया है ना, ID आपको 5 मिली एम्पियर दिया है, ठीक है, 5 मिली एम्पियर हो गया। RD आपका, RD जो है आपका दोस्तों क्या किया एग्जाम में इसने, RD ये देना भूल गया। कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो रहा है दोस्तों, ये में कि कभी कभी डेटा मिसिंग होता है। तो जो आप क्या करो कि RD पे ही निकाल दो, यहीं तक छोड़ दो। VDS जो हो जाएगा आपका 20 - IDRD। या जो है कभी कभी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि उसको जो स्टैंडर्ड वैल्यू उसको 1 kΩ लेके सॉल्व कर दो, ठीक है। आप जो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या ऐसे RD मान के कुछ उसको कर सकते हो। और दोस्तों मानना कुछ आप स्टैंडर्ड 1 2 ऐसे ही, ज़्यादा कुछ डिफरेंट मत मान लेना। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये इस क्वेश्चन में, मिनिमम वोल्टेज गेन एंड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर और द सर्किट ऑफ द JFET एम्पलीफायर इज shown इन द फिगर। तो मिनिमम वोल्टेज गेन और इनपुट रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का पूछ रहा है, आपको ट्रांस कंडक्टेंस दे रखा है, राइट। तो वोल्टेज गेन क्या होता है? -GM/RD होता है ना, ये तो शायद लिख ही रखा है, इसको डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो। और कुछ है भी क्या? ये वाला शायद पैरेलल में हो जाएगा ना, ये ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, देखते हैं। तो हाँ, ये माइनस ये आपका 21 है ही, 2100, इन दोनों को पैरेलल में लेके मल्टीप्लाई कर दो, 12.6, ये वोल्टेज गेन हो गया। अब इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा दोस्तों? इनपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? RS और आपको जो GM है, GM जो होता है उसका 1/GM जो है आपका एमीटर का रेजिस्टेंस होता है। तो इन दोनों को आप पैरेलल में लेके, सभी हमने देखा था ना ऊपर कि जो ट्रांस कंडक्टेंस था वो 1/RE था, इस वाले क्वेश्चन में था ना। GM जो था 1/RE था, वैसे ही RE जो हो जाएगा आपका
1 जो है GM हो जाएगा। दोनों का पैरेलल में लोगे 432 ओम आपका ये आ जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस जो भी बोलना है। ये दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। द सर्किट शोन इन द फिगर एस इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0, फाइंड द करंट ICT थ्रू द कैपेसिटर एट t इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसा है, आपका फिगर दिया हुआ है, इसको t इक्वल्स टू 0 पे इसको क्लोज कर रहे हैं, तो आपको जो है कैपेसिटर में करंट बताना है। ये दोस्तों मुझे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक है, ऐसा किए हो तो कॉन्फिडेंस रहता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आप देख लो तो लेस देन t इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होगा, कैपेसिटर एज अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ब्रेक एज अ की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना। और ये इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट की तरह, तो पूरा जो करंट है आपका ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए आराम से परिक्रमा करते हुए आ जाएगा। तो 60 वोल्ट को रेजिस्टेंस कितना मिला, 2 1 3 ओम, तो इसमें करंट कितना होगा 20 एम्पियर, 20 एम्पियर करंट इसमें घूमेगा, 20 एम्पियर। अब जैसे आप ये सर्किट बंद करोगे तो आपको पता होगा कि इंडक्टर में करंट सडनली चेंज नहीं होता है, तो इसमें करंट तो 20 एम्पियर यहाँ पे जो है 20 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे नहीं, इसमें तो कुछ बदल सकता है, यहाँ पे इंडक्टर है ना, यहाँ पे 20 एम्पियर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है 20 एम्पियर होगा सर्किट बंद करने के बाद भी, राइट। और यहाँ पे जो कैपेसिटर का वोल्टेज BC है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होता है, तो ये वोल्टेज भी सेम रहेगा, ये BC रहेगा, ठीक है। तो बंद करने के बाद सर्किट कुछ ऐसी दिखेगी। हमने जो है यहाँ का वोल्टेज मान लिया V, और यहाँ पे KCL लगाते हैं, इसको मैंने मान लिया 0 वोल्ट, ये हो जाएगा 60, तो V माइनस 60/2, V माइनस ये BC है, ये भी BC हो जाएगा, तो V माइनस BC/1, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, V माइनस BC/1, ऐसे ये सब वैल्यूज पुट करोगे, V बराबर आपका आएगा 28 वोल्ट, V क्या हो जाएगा आपका 28 वोल्ट हो जाएगा। फिर जो है दोस्तों ये वैल्यूज को आप पुट करो, है ना, 28 को यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, कैपेसिटर का वोल्टेज आपको पता है ना, कैपेसिटर का वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो यहाँ पे 20 वोल्ट लाओ, तो 28, ये रहा 28 माइनस 20, तो इसमें 8 एम्पियर करंट गया, इसमें 8 एम्पियर करंट गया, और इसमें 20 एम्पियर गया, तो इधर कितना गया, है ना, 8 8 16 20, ये दोनों एक ही नोट है, मतलब यहाँ पे 4 एम्पियर ऐसे जा रहा होगा। KCL है दोस्तों सिंपल है, 8 8 16 यहाँ पे 20, मतलब 4 एम्पियर इधर, ये जो है KCL से हमने IC 0 प्लस जो कैपेसिटर में है वो 4 एम्पियर के बराबर करंट होगा, ये मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। ये दोस्तों क्वेश्चन है, देखो आप EMFT में कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं, डेरिवेशन बेस्ड ही होते हैं, लेकिन आप ये बहुत सारा तो भी कर पाओगे नहीं, तो मुश्किल हो जाता है एग्जाम में करना। तो इसीलिए दोस्तों जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, 150 नंबर सिंपल सिंपल जो टॉपिक है उनसे लाओ, 50 नंबर उनसे जो है लाओ, 200 आपका कहीं नहीं गया है इस एग्जाम में पहले पेपर में। ऐसे ही मैं दोस्तों 180 190 नंबर की स्ट्रेटजी सेकेंड पेपर के लिए बताऊँगा, बने रहिए वीडियो में। तो determine the inductance per unit length of an air filled coaxial cable having a solid inner conductor of radius A। अंदर जो है अंदर का रेडियस A है, बाहर का B है, और ये सिलेंडर है, और जो नीचे वाली है उससे जो करंट जा रहा है और उधर वाले से करंट आ रहा है। आपको क्या बताना है, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, राइट, आपको बताना है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो आपको पता होगा कि एनर्जी स्टोर जो होती है इंडक्टर में वो हाफ एल आई स्क्वायर होती है, और जो है एक और भी फार्मूला है एनर्जी का, हाफ V स्क्वायर म्यू dV, यहाँ से आपने हाफ एल आई स्क्वायर लिखा, एल के एक्सप्रेशन जो आ गया 1/आई स्क्वायर इंटू V स्क्वायर बाई म्यू dV, V स्क्वायर बाई म्यू dV। अब जो है आप दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ पे पुट करो, इंटीग्रेट करो, और जो आपका रिलेशन जो आएगा वो आउटपुट वो आपका इंडक्टर होगा।
तो जब रेडियस जो है आप ए से छोटी है, रेडियस क्या है आपकी ए से छोटी है, तो इसमें क्या होगा, तो दोस्तों बेसिकली दोस्तों जब हम लोग अंदर का लेस देन ए है तो उसके लिए जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आप दोस्तों अब डायग्राम समझ पा रहे हो कि नहीं? ये जो इतना एरिया है ना, इसमें इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक डायरेक्शन में है, और जो उसके ऊपर है उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो आपका अलग है। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों आपको पता होगा, एम्पियर्स लॉ से निकलती है। एम्पियर्स लॉ क्या होता है, बी डॉट डी एल। यहाँ पे जो एम्पीरियल लूप लेंगे वो सर्कुलर लूप होगा, ऐसे मान लो हम लोग लेते हैं, है ना। वी डॉट डी एल जो हो जाएगा आपका 2 पाई आर। एम्पीरियल लूप क्या है, सर्कुलर है, उसमें जो हो जाएगा आपका म्यू नॉट, और उसमें उस लूप के अंदर कितना करंट है। तो दोस्तों ये पूरे सर्कल में कितना करंट था, आई था, तो रो रेडियस में कितना हो जाएगा, तो आई इंटू रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, पाई पाई रो स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, जो एम्पीरियल लूप का एरिया प्लस टोटल करंट का एरिया। तो ये जो है ये आपका जो रो से रो कट जाएगा, ये मैंने यहाँ पे आर लिया है, रो से रो कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए स्क्वायर। ये फार्मूला बन के आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें आपको पुट करोगे आप इसको, और डीबी को क्या रखोगे आप, डीबी को आप रो डी एस डी फाइव डी जेड रखोगे, है ना। तो यहाँ पे एक करके इंटीग्रेट वगैरह हो गए, क्या आता है म्यू नॉट एल बाई 8 पाई। दूसरे केस में क्या होगा दोस्तों, बाहर वाले के लिए, इसमें जो है एक्सटर्नल के लिए ये पूरा का पूरा जो है आपका अंदर ही माना जाएगा, है ना, ए से लेके बी तक। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई रो ये हो जाएगा आपका ए से बी। ठीक है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके आपको क्या मिला, ये म्यू नॉट बाई 2 पाई एल एन बी बाई। इसमें सिंपली आप जो है ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रख के स्क्वायर कर दो, आप इंटीग्रेट कर दो सिमिलर वे में, रो डी एस टी बाई डी जेड, जो आपका ये आ जाएगा। आप दोनों को ऐड कर दो, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इतना आ जाएगा। दोस्तों मैं इसको टफ क्वेश्चन मानूंगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो तो अभी दोस्तों कोई हार्म नहीं है। देखो मेंस में क्या है ना, कि जो सिलेक्शन उसी का होगा जो आसान क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आसान क्वेश्चन देखो 300 नंबर का, 300 के पेपर में जो है दोस्तों मैंने आपको बताया, जो है 150 नंबर तो ऐसे ही लाने हैं, आसान है, जो इजी इजी टॉपिक्स है। 50 नंबर जो है आप उनसे लाओ, जो टफ वाले में से जो इजी क्वेश्चन है उस पर कुछ करके लाओ। 50, 200 आपका कहीं नहीं गया है दोस्तों पहले पेपर में। बहुत आसान, लोग बोलते हैं पहले पेपर में मुश्किल है, मैं तो बोलता हूँ पहले पेपर में ही इजी है। दूसरा पेपर थोड़ा सा पावर और जिसका अच्छा नहीं है उसके लिए मुश्किल होगा दूसरे पेपर में लाना, पहले पेपर में ही ला दो जितना लाना। अब देखो आ गया आपका ये कंप्यूटर फंडामेंटल। तो एक डिजिटल कंप्यूटर है, 32 बिट्स पर वर्ड है, इंस्ट्रक्शन सेट कंसिस्ट ऑफ 270 डिफरेंट ऑपरेशंस, ऑल इंस्ट्रक्शन हैव एन ऑपरेशन कोड, ऑप कोड, and an address part allotted for only one address, right? Each instruction is stored in one word of memory. Find the number of bits needed for opcode for address part of an instruction and the maximum allowable size of memory. ठीक है, तो दोस्तों देखो क्या है, वर्ड साइज आपको 32 बिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको 270 है, इंस्ट्रक्शन की साइज जो है एक वर्ड में 32 बिट है। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बनाएंगे तो ऑप कोड एड्रेस, इसमें बोला है कि 270 के लिए अलग अलग है, तो आपको कितने बिट चाहिए, 256 तक तो 8 चाहिए, मतलब 270 के लिए आपको 9 बिट लेना ही पड़ेगा। तो ऑप कोड साइज जो है आपकी 9 बिट होगी। एड्रेस की साइज कितनी बची, 32 माइनस 9, 23 बिट का आपका जो है एड्रेस हो जाएगा, ये 9 बिट, ये आपका 23, ये एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है आपका थोड़ा 32 का हो जाएगा।
अब जो है मैक्सिमम मेमोरी आपके जो है 23 सेल्स हैं, तो 2 की पावर 23 इंटू एक सेल की जो है 32 बिट है, राइट। तो इसमें जो है 32 बिट आप मल्टीप्लाई कर दो, और इसी को जो है इन्हीं में जो है वर्ड्स और बिट को आपस में कन्वर्ट करते हुए जो मैक्सिमम अलाउबल साइज जो हो जाएगी वो 32 MB आ जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हो कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चन कितने कम टाइम में हो रहे हैं, राइट। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों इसके क्वेश्चन आप नहीं छोड़ना, ठीक है। इसको प्रायोरिटाइज करना, जिस जिस भी क्वेश्चन में आ गया, जैसे जिस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए 20 नंबर कैसे हो गया, 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बाद में कर लेंगे। ये जो है आपका ये सिग्नल एंड सिस्टम आ गया दोस्तों, सेकंड पेपर आ गया। तो मैंने बोला था सेकंड पेपर के लिए मैं बताऊंगा। आप दोस्तों सिग्नल एंड सिस्टम बहुत टफ टॉपिक नहीं है, इससे आप 40 नंबर का इजीली ला सकते हो 40 नंबर से। कंट्रोल सिस्टम 40 नंबर इसमें लाओ दोस्तों, कितना हो गया 40 40 80। अब जो है अगला आपका जो है पावर वाले में आ जाओ। पावर वाले दोस्तों बहुत ज़्यादा, करीब 180 190 नंबर। आप मतलब 300 का अटेम्प्ट कर रहे होगे तो उसमें 200 नंबर लगभग पावर वाले टॉपिक हो जाते हैं। पावर वाले में दोस्तों जो मुझे सबसे इजी लगता है पावर सिस्टम। इससे जो है आप 40 नंबर इसमें लो। अब आते हैं मशीन। मशीन में दोस्तों हर एक टॉपिक उतना इजी नहीं है, लेकिन डीसी मोटर का एक क्वेश्चन आप कर लोगे 20 नंबर, एक ट्रांसफार्मर का कर लोगे, इन्हीं दो से आप जो है आप ला सकते हो एक 40 नंबर इसमें। कितना हो गया दोस्तों 40 160 हो गया ना। और बाकी जो है उधर 200 नंबर लाए थे आप, इसमें 160 नंबर भी लाओ। ये 4 टॉपिक से, ठीक है दोस्तों। इन 4 टॉपिक से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा मुझे दोस्तों टफ लगता है। बक कन्वर्टर वगैरह ये सब से आ गया तो ठीक है, लेकिन वो रेक्टिफायर में बहुत सारे डायग्राम वगैरह बनाना चाहते हैं। फिर भी मान लो एक क्वेश्चन थोड़ा इजी आ गया उसमें, तो 20 नंबर उसमें, ठीक है। ये दोस्तों 180 नंबर इसमें जो है आप ला सकते हो बड़े आराम से। 200 उधर, इसमें 180 380, वेरी गुड स्कोर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है कि इनका जो है आपको लैप्लास ट्रांसफर निकालना है, और आपको बताना है कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो उसको उसका भी मेंशन करिए, उसको भी मेंशन करिए साथ में चलते चलते। तो इन दोनों का लैप्लास ट्रांसफर निकालना है, x1t और x2t का। x1t ut -1 का लैप्लास ट्रांसफर मान लो आपने x1s, इसका जो है x2t, इसका x2s, ठीक है। तो ut का लैप्लास ट्रांसफर होता है 1/s। तो ut -1 का क्या हो जाएगा, e⁻⁻s/s। कौन सी प्रॉपर्टी है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। लिखना दोस्तों जरूरी है, नहीं तो आपको नंबर कटेंगे। ये क्या है आपकी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। जहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जो भी होगा वही यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखो e⁻⁻2t ut-1। अब ये दोस्तों क्या है, अब देखो यहाँ पे यस नहीं चेंज हुआ था, लेकिन यहाँ पे यस चेंज हो गया। यस में क्या होता है, जे ओमेगा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये इसको टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी, तो जितना होगा माइनस में उतना है जो यहाँ पे आ जाएगा उसके निगेटिव साइन के साथ। यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस है तो आपका बेसिकली एस माइनस जो भी होता है वो आता है,
तो -2 है तो ए प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ए माइनस एस प्लस 2 हो जाएगा। और दूसरी आपको पता होगा कि दो जो है टाइम डोमेन में दो फिजिकल क्वांटिटीज का कन्वोल्यूशन एस डोमेन में जो है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ये जो आएगा वही आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। सिंपल। 10 नंबर आपको दोस्तों ऐसे मिल गए। ठीक है, अब देखो क्या है दोस्तों, सेकेंड पार्ट क्या है, एक्स टी टी इंटू डी डिफ्रेंशिएशन है एक फंक्शन का e के पावर माइनस टी कॉस टी। अब आपको जो है कॉस टी यू टी का दोस्तों आपको पता होना चाहिए। कॉस टी जो होता है आपका एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 1 कहाँ से आ गया दोस्तों, ये वाला 1, ये जो यहाँ कोफिशिएंट होता है वो यहाँ के स्क्वायर होता है। ये दोस्तों अगर साइन टी होता है, साइन टी का क्या होता है, यहाँ पे जो एस आ रहा है तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट आता है, तो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 ना दोस्तों, आपको याद होने चाहिए साइन और कॉस के। अब जो ई की पावर माइनस टी से लगाते हैं तो दोस्तों क्या है, ये टाइम शिफ्टिंग या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। ये यहाँ पे आपको एस चेंज होगा तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी। ई की पावर माइनस टी किया तो जहाँ पे जो एस था वो एस प्लस 1 हो जाएगा, एस प्लस 1 बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जो है आपको इसका जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया, ई की पावर माइनस टी कॉस टी का एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म। वेरी गुड। अब जो है आपको एक्स टी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये टी वाई टी है। एक्स टी जो है आपका टी वाई टी लिख दिया हमने इसको, एक्स टी को। तो डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी आप लगा दो, तो एक्सेस क्या हो जाएगा आपका माइनस डी वाई एस बाई डी एस, है ना। माइनस डी वाई बाई डी एस का जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टी वाई टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है माइनस डी वाई बाई डी एस, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, टी वाई टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस टी वाई बाई एस बाई डी एस। आपको वाई एस का पता है, टी वाई टी का ऐसे डिफ्रेंशिएट करके आपने ऐसे ला दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपने जो है डिफ्रेंशिएट करके ला दिया, इसको जो डिफ्रेंशिएट करोगे आपका ये स्क्वायर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं, कौन सा टॉपिक है, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के दो क्वेश्चन है लास्ट में। अब दोस्तों आपको इंडक्शन मोटर इजी लगता है या टफ लगता है, आप बताना मुझे। मुझे तो इंडक्शन मोटर थोड़ा टफ ही लगता है, डीसी मोटर इजी लगता है, लेकिन इंडक्शन मोटर मुझे। On a short circuit test 12 volt 3 phase 50 Hz induction motor with an equivalent standstill rotor resistance equal to stator resistance जो 250 एम्पियर करंट ले रहा है एंड 100 किलोमीटर, फाइंड द स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला होता है आपका 3 बाई जो है आपका ये 3 इंटू 60/2 π/ns आई स्टार्टिंग करंट इंटू R2। ठीक है, तो NS जो है आपका 500 RPM हो गया। स्टैंड स्टिल रोटर रेजिस्टेंस जो है स्टेटर रेजिस्टेंस R डैश के बराबर है। तो 3 इंटू करेंट जो है 250 था ना, 250 का स्क्वायर इंटू ये क्या है 2 R डैश, क्यों आपका, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। R डैश स्टैंड स्टिल रोटर रेजिस्टेंस और स्टेटर रेजिस्टेंट, है ना। 2 R डैश ये जो है आपका 100 किलोवाट था, तो इससे जो है आपका R डैश कैलकुलेट होके आ गया 0.266। स्टार्टिंग टॉर्क और जो इसमें वैल्यू रखो 3 इंटू 60/2 को NS
इंटू 250 स्क्वायर I2 करंट इंटू 0.8/3 ना, 0.8 पूरा पूरा होगा हर एक का होगा नहीं, मतलब हमने ये 0.266 निकाला है, डायरेक्ट वही रख दो। तो जो इसका स्टार्टिंग टार्क आपका आ जाएगा 954 न्यूटन मीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो जो है आपका दिया हुआ है 3 फेज 25 हार्स पावर 30 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर जो है 60 एम्पियर करंट उससे 0.866 लैगिंग पावर फैक्टर पे ड्रॉ कर रहा है। आपको स्टेटर कॉपर लॉस, मैग्नेटिक रोटर कॉपर लॉस, रोटेशनल लॉस सब दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है एयर गैप पावर। ठीक है, पहले मोटर को इनपुट कितना जाएगा, √3 VL का cos फाई जाएगा। मोटर को इनपुट मिल गया मुझे, इतना मोटर को इनपुट मिला। स्टेटर पे आउटपुट क्या होगा, स्टेटर पे आउटपुट जो होगा वो रोटर का इनपुट होगा। ठीक है, तो स्टेटर का जो आउटपुट होगा, जो हमने मोटर को इनपुट दिया है, माइनस स्टेटर में जो भी लॉस होगा, माइनस जो है उसके कोर में जो लॉस होगा, माइनस करेंगे इनको, तो जो है हमारा आ जाएगा ये ये आपका स्टेटर आउटपुट जो है रोटर इनपुट होता है, वो एयर गैप पावर के बराबर होता है ना। तो ये जो है आपका हो गया एयर गैप पावर। पहला पार्ट हो गया। रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, तो जो रोटर कॉपर लॉस होगा वो स्लिप इनटू रोटर इनपुट होता है, और रोटर कॉपर लॉस मुझे दिया हुआ है। पूछा क्या है मुझसे, मुझसे स्लिप पूछा है, मुझसे पूछा ये स्लिप। स्लिप कैसे निकलेगा, स्लिप इनटू क्या, जो रोटर को इनपुट मिल रहा है, रोटर को इनपुट मिल रहा है, तो मतलब स्टेटर का आउटपुट है, वो किसके बराबर होगा, वो मेरे रोटर कॉपर लॉस के बराबर होगा, रोटर कॉपर लॉस के बराबर होगा। ये दिया था हमें, ये आ गया। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड कितनी होगी, 1 माइनस एस इंटू पीजी। स्लिप जो आई थी 1 माइनस एस, यहाँ पे रखेंगे उसको। पीजी, पीजी जो है आपका एयर गैप पावर। एयर गैप पावर क्या था, जो भी रोटर को इनपुट में मिल रहा है वो आपका एयर गैप पावर है, उसको आप यहाँ पे फिट करो। यहाँ पे जो आपका इतना आ गया 18। आउटपुट पावर क्या होगी, आउटपुट पावर होगी मैकेनिकल पावर जो भी डेवलप हो रही है उसमें रोटर का लॉस घटाओ, ये आपका ये आ जाएगा। इफिशियंसी ऑफ मोटर क्या होगी, इफिशियंसी ऑफ मोटर हो जाएगी जो आपका आउटपुट, ये आउटपुट हो गया प्लस इनपुट आपने इस मोटर को क्या दिया, इनपुट आपने मोटर को ये दिया था, है ना, इंटू 100, ये मोटर की जो है आपकी इफिशियंसी आ गई। दोस्तों मैंने जो है दोनों पेपर की स्ट्रेटजी आपको बता दी है, 200, 160, 170 सेकेंड पेपर में। आप जिससे कंफर्टेबल हो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, लेकिन आप मुझे लगता है ये जो इस तरीके से जो ईजीएस्ट टॉपिक मैंने पिक किया है, और जो ऐसे आप स्ट्रेटजी वाइज ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, और बाकी के थोड़े थोड़े भी करते हुए 1-2 क्वेश्चन उसमें सही हो जा रहे हैं, कुछ कुछ जो आपके इतने अच्छे स्कोर आराम से आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे फिर।